ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, फ्लक्सोनल मॉलिक्यूल। लेकिन हमको देखना है टाटोमेरिज्म, फ्लक्सोनल टाटोमेरिज्म। चलो इसको मिटा दो। अब इसमें देखो तो इसमें हमको देखना है फ्लक्सोनल टाटोमेरिज्म। फ्लक्सोनल टाटोमेरिज्म, तो फ्लक्सोनल टाटोमेरिज्म में क्या बताया जाता है, तो इसमें बताया जाता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स के द्वारा या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कभी भी नेचुरल ऑकरेंस मतलब समझ में आता है, नेचर में डायरेक्ट पाया जाने वाला। जैसे नेचुरल ऑकरेंस तुम लोग बोल सकते हो किसको, तो नमक को। क्या होता है, समुद्र का पानी डायरेक्ट लेते हैं और उससे सीधा नमक ही बनता है, सुखा लेते हैं, तो नेचुरल ऑकरेंस। ठीक है, तो ऐसा चीज, तो ऐसे में क्या बोल रहे हैं, तो नेचुरल ऑकरेंस मतलब जो प्रकृति में पाया जाता हो, जैसा का तैसा, तो वैसा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कभी भी नेचुरल ऑकरेंस में कंप्लीट फ्लक्सोनल नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं करता। मतलब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कभी भी नेचुरल ऑकरेंस में कंप्लीटली फ्लक्सिबिलिटी या फिर क्या लिखा है, फ्लक्सोनल बिहेवियर सो नहीं करता है। मतलब हम बोल सकते हैं नेचर में ऐसा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है जो कि क्या कर सके, कंप्लीटली फ्लक्सोनल। ठीक है, वह कंप्लीट फ्लक्सोनल हो, ऐसा कोई कंपाउंड उपस्थित नहीं है नेचर में। ठीक है, तो इसमें क्या बोलता है, तो इसमें बोलता है but some organic cation are, कुछ ऑर्गेनिक केटायन आर ऑर्गेनोमेटेलिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में कुछ मात्रा में या सम क्वांटिटीज में कुछ क्वांटिटीज में या कुछ सम क्वांटिटीज में फ्लक्सिबिलिटी देखा जा सकता है, अपेयर हो सकता है, देखा जा सकता है। तो क्या बोला, नेचर में जो पाए जाने वाला ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें कंप्लीटली फ्लक्सोनल नेचर जो है वो नहीं पाया जाता। लेकिन कुछ जो ऑर्गेनिक केटायन होते हैं या फिर
ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं उसमें कुछ क्वांटिटी में, थोड़े से मात्रा में क्या होता है, तो फ्लक्सनलिटी पाया जाता है। ठीक है, इसमें आगे बोलता है कि द फ्लक्सनलिटी ऑफ अ सिग्मा बॉन्ड मेटल साइक्लोपेंटाडाइनिल इन्वॉल्व्ड एट अ माइग्रेशन। इसके एग्जांपल देखें। एग्जांपल, तो एग्जांपल में बताता है कि साइक्लोपेंटा साइक्लोपेंटा डाइइनिल साइक्लोपेंटा डाइइड इन्वॉल्व एट माइग्रेशन में जब में फ्लक्सोनल प्रॉपर्टीज का स्टडी किया गया जब उसमें माइग्रेशन होता है तब। देखो क्या बोल रहा है कि जो साइक्लोपेंटाडाइइनइड जो कंपाउंड है इसमें क्या होता है, तो फ्लक्सोनल जो प्रॉपर्टीज होता है उसका स्टडी किया गया जब उसमें हम क्या करते हैं, माइग्रेशन करते हैं तब। ठीक है, तो माइग्रेशन कब करते हैं, तो सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट में हम क्या करते हैं, माइग्रेशन करते हैं। तो ये माइग्रेशन होता है तब, या फिर यहाँ पे लिख सकते हो सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट के बेसिस। तो हमको क्या होता है, तो यहां से हमको कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर प्राप्त होते हैं। ये लाइट ये है, इसमें क्या होता है, एलाइड में यहां पे उपस्थित होगा मेटल H। ठीक है, क्या लिखा है, डाइइनइड लिखा है, डाइइनइड। इड जो वर्ड है यह किसको प्रदर्शित करता है, तो यह मेटल को प्रदर्शित करता है। मतलब साइक्लोपेंटाडाइइन किसको बोलोगे, ये होगा, इसको हटाओगे, इसके जगह पे H रहेगा तो इसको बोलोगे साइक्लोपेंटाडाइइन। अब यहाँ पे IDE जुड़ रहा है, यह डिनोट करता है इससे जुड़ा हुआ मेटल। क्लियर है, तो इस बेसिस पर यह है, ये मेटल जो है यह क्या करता है, तो फ्लक्सनलिटी शो करता है, फ्लक्सनल नेचर शो करेगा। तो देखो ये फ्लक्सनल नेचर कैसा होगा, तो देखोगे तो ये इस प्रकार का हमको मिलता है। ये जो मेटल है और हाइड्रोजन है वो यहाँ पे जुड़े हो सकते हैं, तो इस कंडीशन में डबल बॉन्ड यहाँ उपस्थित होगा। यह और दूसरा फ्लक्सोनल नेचर शो करेगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ से मेटल जुड़े हो सकते हैं, तो डबल बॉन्ड यहाँ और यहाँ होगा। ठीक है, इसके अलावा देखोगे तो इसके अलावा यह मेटल कहाँ पे उपस्थित हो सकता है, तो यहाँ पे उपस्थित हो सकता है M और H पर, ये डबल बॉन्ड होगा, ये डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, तीसरा आगे देखोगे तो आगे इसको हम ऐसा दिखा सकते हैं, अब दिखता है, ये चीज की बात कर रहा है, तो यहाँ से हमको M यहाँ पे H यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड होगा ऐसा, और एट लास्ट यह फिर इसी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी जो देखना है हमको, तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड पर देख सकते हैं या फिर ऑर्गेनिक केटायन पर देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो एग्जांपल दिया हुआ है यह ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के बेसिस पर दिया है। ठीक है, क्योंकि बाकी सब ऑर्गेनिक है, ये मेटल है, तो इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में फ्लक्सोनल नेचर इस प्रकार से यह शो करता है। ठीक है, और कब शो करता है, तो ये रूम टेम्परेचर पर शो होता है, 8 रूम टेम्परेचर। ये कब शो होगा, तो रूम टेम्परेचर पर। इधर कहोगे
पे बताया जाता है कि जो फ्लक्सोनल नेचर होता है उसको हम मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पे इसके आगे हम लोग लिखेंगे कि इसके लिए साइक्लो पेंटाडाइइनइड का फ्लक्सोनल नेचर को न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसको क्या बोलते हो, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, सुने हो, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है। Conversion of one structure into other फ्लक्सोनल मॉलिक्यूल इज प्रोसेस। यहाँ पे हम बताते हैं कि यदि किसी फ्लक्सोनल मॉलिक्यूल्स के द्वारा वन स्ट्रक्चर से अदर स्ट्रक्चर का चेंज होने के प्रोसेस को वैलेंस स्टार्टोमराइजेशन, इसको बोला जाता है वैलेंस स्टार्टोमराइजेशन या फ्लक्सोनल टाटोमेराइजेशन कहा जाता है तथा उन मॉलिक्यूल्स के डिफरेंट स्ट्रक्चर को वैलेंस स्टार्टोमर्स या फ्लक्सोनल स्टार्टोमर्स के नाम से जाना जाता ठीक है। तो फ्लक्सोनल मॉलिक्यूल्स अगर डिफरेंट स्ट्रक्चर शो करते हैं एट रूम टेम्परेचर पर, तो यह जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को वैलेंस टाटोमेराइजेशन या फिर फ्लक्सोनल टाटोमेराइजेशन कहा जाता है तथा जो फ्लक्सोनल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि डिफरेंट स्ट्रक्चर के होंगे उन स्ट्रक्चर्स को हम वैलेंस टाटोमर्स या फिर फ्लक्सोनल टाटोमर्स के नाम से जानते हैं। ये है तुम्हारा फ्लक्सोनल टाटोमेराइजेशन।
फ्लक्सोनल टर्बोमेराइजेशन, कितने में तुम्हारा पेरिसाइकिल रिएक्शन होगा? कितना टाइम बचा है? 15 मिनट, आधा घंटा। तो अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे इनऑर्गेनिक से। क्या है? तो फिजिकल पढ़ोगे? फिजिकल में क्या पढ़ोगे? सेकेंड क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। फिजिकल पढ़ोगे? मैं एलएमटी पढ़ाने वाला हूँ।
अरे कॉलेज का काम कॉलेज में करना है, तो यही बता दो वहाँ पेमेंट को आने तक बिलासा कॉलेज वाले ज्यादा पावर मारते हैं और गलत सलत पढ़ाते हैं। देखो होता क्या है ये देखो, आज उसी को बता देता हूँ कैसे करना है सॉलिड का क्या बोलते हैं सोडा एक्सट्रैक्ट और उसका किसका लिक्विड। इसको बता दूं वो लिखा है ना, सेम वही रहेगा सबका। फंक्शनल ग्रुप टेस्ट का बोल रहा है ये। तो देखो इसमें क्या होता है, सोडा एक्सट्रैक्ट बनाना आता है किसी को बता? बोलो बोलो। देखो सबसे पहले मिक्सर है, मिक्सर को वाटर से सेपरेट किया जिससे दो पार्ट में आएगा। इधर सुनो, कभी जीवन में किए नहीं हो, एक बार देख लो इसको। लिक्विड पार्ट जो खुला वाला पार्ट है, सॉलिड पार्ट जो कि तुम लोग छान करके रख रहे हो बोल रहे हो, ठीक है। छान करके रख रहे हो उसको कंप्लीटली ड्राई करो, ठीक है। और जो लिक्विड पार्ट है उसको क्या करो, इग्निशन ट्यूब देखा हो कभी, ऐसे कुछ रहता है, ठीक है। इसको क्या करना, तो जो क्या बोलना चाहिए होल्डर रहता है, ऐसा होल्डर से इसको पकड़ो। पकड़ने के बाद क्या करो, ये जो लिक्विड है इसको थोड़ा सा इस पर ऐड करो। ऐड करोगे तो कितने तक ऐड होगा, उसके बाद ब्रुनसेंस बर्नर के पास इसको ले जाना। ब्रुनसेंस बर्नर पे क्या होगा, इसको जैसे ही डालोगे, पूरा मत डाल देना, पूरा डालोगे तो क्या होगा, पूरा उबल करके बाहर आ जाएगा जितना भी लिक्विड है। तो क्या करोगे, उसको धीरे धीरे करके सुखाना है। तो कैसे करोगे, ये मान लो ब्रुनसेंस बर्नर है, थोड़ा सा ले गए, ठीक है, धीरे 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 करके सुखाए। सुखाओगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये सब चिपक जाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे, फिर उसमें ये लिक्विड है इसको और ऐड करोगे, फिर इतने तक, फिर से वही काम। मतलब यहाँ का जो कॉन्सेंट्रेशन है वह थोड़ा ज्यादा रहे। जब सॉलिड डालोगे तो सीधा सीधा सॉलिड डालोगे तो सॉलिड में क्या रहेगा कि इतने तक आराम से ये भरा जाएगा, उसमें सॉलिड सॉलिड बहुत सारा आ जाएगा। लेकिन लिक्विड रहता है तो क्या होगा, वो सिर्फ दीवार पे चिपकेगा, ठीक है। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा ज्यादा रहे, ऐसा इसको काम करना, ठीक है। तो ये हो गया इतना। अब इसके बाद क्या करोगे, अगर यह कंप्लीटली सूख गया इसके साइड साइड पर, ऐसा कंप्लीटली सूख गया, सूखने के बाद क्या करोगे, अब उसमें सोडा लोगे, कौन सा, सोडियम मेटल। सोडियम मेटल देखना तुम लोग को ऐसा जो डिब्बा है उसमें रहेगा, केरोसिन में डूबा रहेगा, उसको निकालना। तो देखो इतना बड़ा मत निकाल देना, जितना छोटा से छोटा हो उतना निकालना, क्योंकि जितना बड़ा लोगे वो इसमें घुसेगा भी नहीं। मान लो छोटा ही ले लिए एकदम से, तो क्या होगा, वो गर्म होगा और वहां से बाहर भी हो जाता है, वहां से कूद जाए। तो ऐसा लेना कि वो ले दे करके यहाँ पे फंसे, ठीक है। तो ले लिए छोटा सा टुकड़ा, तो ये छोटा सा टुकड़ा निकाले, उसको फिल्टर पेपर में पहले रेप करो। रेप करो कहने का मतलब उसको सुखाओ अच्छे से, ठीक है। सूखने के बाद हाथ से कोई नहीं छुएगा, पहले बता दे रहा हूं। क्या करना, चिमटी या फिर वहां पे जो भी रहेगा उसके थ्रू उसको वहां पे ऐड करना। अब वो सिला सूजी जानते हो ना, सबके पास एक एक होना चाहिए, समझ में आया। तो क्या करना है, उससे उसको
ऐसा है। उसके बाद उसको डालने के बाद जो है उसी से उसको नीचे तक ले जाना। और पहले क्या करते थे तुम लोग, बहरी सुकून को पकड़ते घुरसते रहते, एक तो ऐसे ही वो ऑक्सीडाइज्ड हो जा रहा था। इसीलिए देखना जब नॉर्मल जो झाड़ू रहता है उसका जो सींक रहता है वो टूट जाता है तुरंत, लेकिन जो यूज करते हो तुम लोग घर में 2-3 दिन 4 दिन यूज करने के बाद देखोगे वो थोड़ा नरमी आ जाता है। तो ऑक्सीडाइज हो जाने से जैसे ही उससे सोडियम को छुओगे सोडियम फटेगा। क्यों? क्योंकि उस पर मॉइस्चर रहेगा। पानी जैसे ही सोडियम पे पड़ेगा क्या हो जाता है? फूटेगा। ठीक है, अभी धूप का दिन है तो टेंशन नहीं है फिलहाल, लेकिन ये कि तुम लोग सुई होना चाहिए सबके। क्लियर है? तो उससे उसको अंदर किए, और अंदर कहां तक करना है इसको देखो, तो वो यहां पे आके बैठ जाना चाहिए। ठीक है, बैठने के बाद उसको गर्म करना है। गर्म कब तक करना है? जब तक कि यह रेड हॉट ना हो जाए। रेड हॉट मतलब समझ में आता है, पूरी तरह से लाल हो जाना चाहिए। ठीक है, पूरी तरह से लाल। कौन? यही मेटल तो मेटल, साथ में यह ट्यूब भी पूरा लाल हो जाएगा। क्लियर है? और ये लाल करते रहोगे। उससे पहले तुम लोग का काम रहेगा, एक पोर्सिलिन कप में ऐसा रहता है पोर्सिलिन कप, उसमें कम से कम आधा से अधिक वाटर होना चाहिए। ठीक है, ये रेड आर्ट हुआ, इसको यहां से निकालने के बाद उसको जो क्लिप देखे हो ना, क्या रहता है उसमें सरकाने का रहता है, उसको ऐसे सरकाओगे तो छूट जाएगा। छूटेगा तो डायरेक्ट इसी में गिरना चाहिए। ठीक है, तो गिरेगा तो ये यहाँ पे आकर के या तो हल्का ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक नहीं होता है मान लो तो अच्छा वाला, अगर इग्निशन ट्यूब मिल गया है तो ब्रेक नहीं होता है तो उसको क्या करोगे, मोटर से उसको क्रॉस करो। मोटर देखे हो ऐसा वाला, ये बोल रहा था ऐसा मोटर जिससे मैं मिक्सचर को पीसता हूँ। ठीक है, तो उस पीसने से उसको क्या करोगे, अच्छे से ऐसा राउंड 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 उसको पीसना है। क्लियर है? अब तुम्हारा ये जो वाटर लिए थे पहले वो ट्रांसपेरेंट था, इसको डालने के बाद वो थोड़ा काला टाइप का हो जाएगा। क्लियर है? थोड़ा काला हो गया बोले। अब इस फिल्टर को क्या करोगे, फिल्टराइज करोगे। फिल्टर पेपर लोगे। कैसे लोगे फिल्टर पेपर? इसमें ऐड करोगे फिल्टर पेपर, इसको इसमें डाल देना, इधर से इसको टेस्ट ट्यूब में रख लेना। टेस्ट ट्यूब वहां पे मैं दे दूंगा या वो रहेगा उस टेस्ट ट्यूब में, और पॉइंटर मार्कर होना चाहिए बोला हूं, उसमें लिख देना क्या, लिक्विड का सोडा एक्सट्रैक्ट। मतलब समझ में आ रहा है? एल लिखे हो लिक्विड पार्ट का सोडा एक्सट्रैक्ट है। ठीक है, इसका बार बार यूज करते चलना है। क्लियर है? ये बन गया। बनने के बाद बाकी जितने भी इसके जो टूटे हुए कांच होंगे उसको फेंक देना है, काम नहीं है उसका हमारा, सिर्फ इस लिक्विड का काम है। ठीक है, इस लिक्विड को ही हम बोलेंगे, इस लिक्विड पार्ट के लिए सोडा एक्सट्रैक्ट। ठीक है, अब यही सोडा एक्सट्रैक्ट पर जो एलिमेंट टेस्ट के लिए लिखे हो उसको 3 अलग अलग करना है। 3 अलग अलग करने का मतलब है ये लिक्विड को पूरा पूरा मत खा जाना, थोड़ा थोड़ा लेते जाना, क्योंकि ऐसा करके 3 टेस्ट ट्यूब में अलग अलग रख ली। एक के लिए नाइट्रोजन, दूसरे के लिए सल्फर, तीसरे के लिए हैलोजन। हैलोजन के 3 होते हैं, तो यह 3 पार्ट का रहेगा। तो एक क्लोरीन के लिए दोगे, एक ब्रोमीन के लिए और एक आयोडीन। तीनों को अलग अलग टेस्ट करना। आ रहा है तो इसको रखना है, नहीं आ रहा है तो अब्सेंट करके फेंक देना। आ रहा है तो रखना है, नहीं तो अब्सेंट करके फेंक दी। आ रहा है तो रखना है, नहीं तो अब्सेंट करके फेंक दी। ऐसा ही सेम। क्लियर है? तो नाइट्रोजन कंटेनिंग रहेगा तो नाइट्रोजन आएगा, सल्फर कंटेनिंग रहेगा तो सल्फर आएगा, और हाइड्रोजन कंटेनिंग रहेगा तो इन तीनों हाइड्रोजन में से कोई से एक है। इसका सोडा एक्सट्रैक्ट बनाना समझ में आया? एलिमेंट टेस्ट सेम रहेगा जैसे उसमें करते हो उसी के जैसा। क्लियर है ये चीज? चलो, अब इसके बाद जब सोडा का बनाओ, सॉलिड का बनाओ, तो सॉलिड का बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको पहले? तो पहले यहाँ पे इसको पहले देख लेना कि आपका इग्निशन ट्यूब सूखा है कि नहीं।
ठीक है, सूखा रहेगा तो क्या करोगे, क्या करोगे, हाँ सूखा नहीं रहेगा तो क्या करोगे, उसको बर्नर के पास ले जाना, उसको सूखा कर लेना। ठीक है, दूसरा ये ध्यान देना है तुमको कि जो फिल्टर पेपर है, इस फिल्टर पेपर पर तुम जो केमिकल यहाँ पे सॉलिड वाला पार्ट अलग किए हो वो कैसा है, वो गीला अभी तक है कि नहीं है, इसको देखे। मान लो अभी तक गीला है तो जो मैडम बताती हैं वो प्रोसेस करना है, क्या करना है उसमें, केमिकल को इस पे डालो, फिर ये जो सूखा है ऐसे ही इसको भी सुखाओ, और अगर वह पूरी तरह से सूख चुका है तो डायरेक्ट हमको इसमें सोडियम डाल, समझ में आया? अगर सूख चुका है तो डायरेक्ट सोडियम डालेंगे, अगर नहीं सूखा है तो पहले उसको सुखाएंगे, सुखाने के बाद उसमें सोडियम ऐड करें। क्लियर है? दोनों प्रोसेस है, लेकिन कब, जब यह थोड़ा गीला है तब सुखाना पड़ेगा, इसलिए इग्निशन ट्यूब में पहले केमिकल आएगा। अगर यह पूरी तरह से सूखा है तो पहले सोडियम डालें, सोडियम डालने के बाद इसको मेल्ट करना है। मेल्ट मतलब पिघलाना है, तो सोडियम को क्या करोगे, पिघलाओगे, तो पिघलाओगे तो कैसे पिघलेगा, वो गर्म करोगे, गर्म करोगे तो वो लिक्विड हो जाए। ठीक है, लिक्विड हुआ, उसके बाद उसमें ये सॉलिड केमिकल को ऐड करोगे। ठीक है, ऐड किए तो ये है कि क्या होगा, इसका जो भाप है वो इधर उधर चिपका रहेगा, तो उसमें क्या होगा, वो केमिकल चिपक जाएगा, जो ऊपर से डालोगे तो उसको फिर क्या करोगे, वो जो रखे रहोगे क्या स्विच, उसी से उसको ऐसा ऐसा करके धक्का दे करके उसकी इस पॉइंट तक पहुंचाना है, ये सब। ठीक है, अब इसके बाद प्रोसेस होगा रेड हॉट, और फिर पकड़ना उसको कंप्लीट रूप से रेड हॉट के होते तक गर्म करना। गर्म किए, रेड हॉट हो गया, उसके बाद पोर्सिलेन कप लेना, पोर्सिलेन कप में कितना पानी भरा होना चाहिए पहले से लेकर के रखना ना, तो फिर उसके बाद ये यहाँ पे इसको डुबा दोगे, गिरा दोगे, उसमें गिराओगे तो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक नहीं हुए रहेगा तो क्या करोगे, मोटर से उसको पीस दोगे। ठीक है, पीसने के बाद छानना है, छानने के बाद यही बनेगा, तो यहाँ पे जो बनेगा उसको लिख लेना क्या, तो जो सॉलिड पार्ट का है सोडियम एस्टेट। समझ में आया? अब इस पर भी यही प्रोसेस, नाइट्रोजन का टेस्ट करो, सल्फर का टेस्ट करो, क्लोरीन का टेस्ट करो, ब्रोमीन का टेस्ट करो, आयोडीन। समझ में आ गया? इस प्रकार से हम लोग सोडा एक्सट्रैक्ट बनाए। सोडा एक्सट्रैक्ट में सिर्फ एलिमेंट टेस्ट करना है, उसके बाद देखो ये जो लिक्विड बचा हुआ है और ये जो सॉलिड बचा हुआ है, इस पर तुम करोगे पहले फंक्शनल ग्रुप टेस्ट। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप का एक टेस्ट, फिर दूसरा टेस्ट, एक टेस्ट आया तो ठीक, नहीं आया तो भी ठीक। ठीक है, फिर इसी का दूसरा टेस्ट, तो आया तो ठीक, लेकिन आना ही चाहिए। तो क्या है, ये अमाउंट इतना ज्यादा होना चाहिए। देखो तुमको तो पहले दिन का बता दिए रहूंगा कि यह कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो तुम क्या करोगे, डायरेक्ट उस पर कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट करोगे। लेकिन एग्जाम में या दूसरे दिन जो है केमिकल में नहीं बताया रहूंगा क्या है, तो क्या करोगे, तुम एक किनारे से उठाओगे, पहले कार्बोक्सिलिक का टेस्ट करोगे, फिर फिनोलिक का टेस्ट करोगे, फिर हाइड्रोकार्बन का टेस्ट करोगे, फिर कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करोगे, जो उसमें से आएगा उसको प्रेजेंट लिखाओगे, बाकी को एब्सेंट लिखाओगे। क्लियर है? पहले दिन बता दिए रहूंगा तो डायरेक्ट पहुंचोगे कि हाँ यही ग्रुप है तो इसका टेस्ट कर, लेकिन दूसरे दिन में तो बताया नहीं जाएगा, तो क्या होगा, उसमें सबका टेस्ट याद होना चाहिए, उसको कर करके देखना है। ठीक है, तो क्या करना है, जैसे एक बार इसको लिए टेस्ट ट्यूब में, ऐसा थोड़ा सा इसमें कार्बोक्सिलिक का टेस्ट किए, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट किए, अगर सही आ गया तब तो ठीक है, नहीं आया तो इसको फेंकना है। इसी पर ही फिनोलिक ग्रुप का टेस्ट नहीं करोगे। ठीक है, क्या करोगे, दूसरे टेस्ट ट्यूब में फिर से थोड़ा लिक्विड लोगे। ठीक है, लिक्विड लिए, फिर उसमें फिनोलिक ग्रुप का टेस्ट किए, ठीक आया तो ठीक, नहीं आया तो इसको फिर रिजेक्टेड, फिर से यहां से थोड़ा सा लिक्विड लोगे दूसरे टेस्ट ट्यूब, और देखो इसी टेस्ट ट्यूब पर अगर ले रहे हो तो इसको धोते चलना,
ठीक है, धो करके अच्छे से सुखाना, उसके बाद फिर लिक्विड पे करना। क्लियर है? ये प्रोसेस होना चाहिए, ये प्रिकॉशन में भी आता है। सुखाने का प्रोसेस क्या रहेगा, तुरंत कैसे सूखेगा, तो उसको अच्छे से धो, ब्रश लगा करके, लगाने के बाद उसका पानी का ऐसे झटका दे दो, नहीं निकला अभी भी तो उसको हल्का हल्का गर्म करो। गर्म करोगे तो क्या होगा, इवेपोरेट होकर निकल जाएगा वहां से वाटर। क्लियर है? उसके बाद फिर लिक्विड को डालने के बाद फिर अगर ये नहीं है तो क्या करोगे, तो कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट किए, कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट में मान लो आ गया तो बस ये हो गया, तो कार्बोहाइड्रेट का दूसरा टेस्ट करोगे। समझ में आ रहा है? कार्बोहाइड्रेट का दूसरा टेस्ट, अब कार्बोहाइड्रेट का दूसरा टेस्ट भी कंफर्म हो गया तो फिर क्या करोगे, कार्बोहाइड्रेट का स्पेसिफिक टेस्ट कि वह कौन सा केमिकल, कार्बोहाइड्रेट के अंदर ग्लूकोज है कि सुक्रोज है कि फ्रक्टोज है कि मैल्टोज है कि जो भी। समझ में आया? तो इस प्रकार से इसका टेस्ट करना है। ऐसे ये सॉलिड वाला है, तो सॉलिड में तुमको याद रखना चाहिए कि सॉलिड में कौन कौन से आते हैं। तो जनरली हम लोग लेते हैं इसको, क्या है ये, नेपथलीन। क्या होता है नेपथलीन, कौन सा फंक्शनल ग्रुप का है? नेपथलीन का फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का टेस्ट करना है, बेंजीन, नेपथलीन, एंथ्रासीन, ये सब आते हैं तीनों तीनों हाइड्रोकार्बन पर। ठीक है, फिनोलिक पे आता है अल्फा नेप्थॉल, बीटा नेप्थॉल, रिसोर्सिनॉल। ठीक है, ये आते हैं किस पर, फिनोलिक ग्रुप पर। क्लियर है? फिनोलिक और हाइड्रोकार्बन दोनों अलग अलग हैं। क्लियर है? तो क्या होता है, नेपथलीन देखे होगे, उसको घोल करके देखे हो कभी, डामर गोली को घोल करके
देखे हो? हाँ, वही होता है नेफ्थलीन। उसको पानी में घोल करके देखना, अगर घर में भी होगा नहीं घुलता। वो हॉट वाटर सॉल्युबल होता है। हॉट वाटर सॉल्युबल कहने का मतलब है उसको पानी में ले जाओगे और उसके बाद गर्म करोगे टेस्ट ट्यूब, तब वो घुलेगा, नहीं तो नहीं घुलेगा। समझ में आया? तो इस प्रकार से इसको हम लोग देखते हैं। तो सिट्रिक एसिड टार्ट्रिक भी क्या होते हैं, तो सॉलिड में होते हैं, तो वो भी इस सॉलिड के अंतर्गत दिया जा सकता है। तो इसीलिए मैं बोला था सॉलिड में कौन कौन सा पाया जाता है और वह सॉल्युबल है कि नहीं है, उसको भी छांट करके रखना। ठीक है, तो केमिकल का नाम तो है तुम्हारे पास, उसमें से देख लेना कार्बोक्सिलिक एसिड में ये घुलता है कि नहीं। क्लियर है? तो उस चीज को छांट करके रखो। ठीक है, तो आज का प्रोसेस यही रहेगा। पहला प्रोसेस करना है ये वाला लिक्विड का, दूसरा करना है सॉलिड का, और उसके बाद फंक्शनल ग्रुप टेस्ट किए, उसके बाद स्पेसिफिक टेस्ट किए, उसका डेरिवेटिव खोज लेना कहां से, या तो बुक में रहेगा या तो नेट से। ठीक है, तो नेट से खोज लिए। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट चेक करने के लिए होता है मेल्टिंग पॉइंट मीटर, इस टाइप का ऐसा कुछ रहता है। देखिए, तो वहां से मीटर निकालना, लाइट पे लगाना उसको, थर्मोमीटर उसको घुसाना, थर्मोमीटर घुसाने का रहता है उसको। उसके बाद तुम लोग को कैपिलरी ट्यूब की जरूरत पड़ेगी। तो कैपिलरी ट्यूब जो है, इससे केशिका नली सुनोगे, इतना छोटा पतला रहता है। ठीक है, तो इसको क्या करना, लेते ही एक साइड को पहले बर्नर से क्लोज करना, दोनों साइड खुला रहता है उसका। ठीक है, तो उसको क्या करना, बर्नर में ऐसे एक साइड को ले जाओगे तो वो क्या होगा, गर्म हो जाएगा, गर्म होकर के ऑटोमेटिक वो चिपक जाए। ठीक है, क्या करोगे, अब दूसरे साइड से उसमें केमिकल, अब तुमको पता चल गया कि कार्बोहाइड्रेट है और कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत ग्लूकोज है, तो बाहर से ग्लूकोज का केमिकल लेना। ठीक है, बाहर से लिए ग्लूकोज का केमिकल, मतलब जहां से डिब्बा रहेगा वहां से लिए, लेने के बाद जो है उसको कैपिलरी ट्यूब को जिधर क्लोज किए हो उधर केमिकल को रख करके ऐसा फंसाओ। इसमें मेल्टिंग पॉइंट मीटर सेकेंड ईयर में करवाया था तुम लोग को। उसको ऊपर में रखेगी तो जितना केमिकल है वो नीचे गिर जाएगा मशीन के अंदर में, नीचे में रखना है उसको, तभी वह लिक्विडिफाई होगा, तभी वो यहाँ पे रुक जाएगा। समझ में आया? तो उसको क्या करना है, जो क्लोज किया उसको नीचे रखना है। नीचे रखोगे तो क्या होगा, केमिकल उसमें चिपका रहेगा, वो पिघलेगा कब, उसको वहां पे देखना ऐसा करके। जो मेल्टिंग पॉइंट मीटर होता है उसमें ऐसा थोड़ा सा होल दिया रहता है, मतलब यहाँ मैग्नीफाइंग ग्लास लगा रहता है। यहाँ पे जो कैपिलरी ट्यूब को तुम डालोगे वही चीज यहाँ पे दिखते रहेगा। सॉलिड रहेगा तो वो सॉलिड दिखते रहता है। उसके बाद क्या होगा, ये लिक्विड किस टेम्परेचर पर होगा, तो इधर दूसरे साइड जो है तुम थर्मोमीटर लगाए रहोगे, तो क्या होगा, थर्मोमीटर में पारा जो है वो चढ़ते जाएगा, चढ़ते जाएगा, चढ़ते जाएगा, क्योंकि ये हीट होते जा रहा है। तो जिस टेम्परेचर पर यह पिघल रहा है उस टेम्परेचर को तुमको नोट करके रखना। समझ में आया? तो क्या करना है, तो इस प्रकार से मेल्टिंग पॉइंट मीटर से इसका मेल्टिंग पॉइंट हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। क्लियर है? अब बॉइलिंग पॉइंट ज्ञात करना है तो उसको उबलने का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, तो फिलहाल ये और टेम्परेचर बढ़ेगा, ऐसा 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 करके इतने दूर। जब यह उबलेगा, उबलेगा कब, तो उसमें भाप निकलेगा, तो भाप के निकलते तक रुक जाए। लेकिन ध्यान रखना, तुमको मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बाहर से भी याद होना चाहिए। ग्लूकोज का बॉइलिंग पॉइंट इतना होता है और मेल्टिंग पॉइंट इतना। क्यों? क्योंकि मान लो किसी का ये थर्मोमीटर में दिया तुमको, वो 400 अंश सेंटीग्रेड तक का दिखा रहा है, और कोई केमिकल दे दिया हूं जिसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है वह 1000 अंश सेंटीग्रेड। अब तुम उसका वेट करते रहोगे, वो इतना गर्म हो जाएगा कि थर्मोमीटर टूट करके बाहर। क्लियर है? तो इसको भी ध्यान रखना है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट अगर 400 के अंदर में है तब वह इससे चेक हो पाएगा, नहीं तो फिर उसको डायरेक्ट लिख देना। प्रोसेस बस लिखना है कि हाँ ऐसा ऐसा किया तो ये हुआ। क्लियर है? और फिलहाल हमारे पास जो थर्मोमीटर है वो 600 डिग्री सेल्सियस तक का ही आइडेंटिफिकेशन देता है, उसके बाद का नहीं देता। तो 600 से ज्यादा हुआ, मतलब 500 से ज्यादा हुआ तो मत करना उससे, नहीं तो थर्मोमीटर तोड़ोगे तो पैसा भरना पड़ेगा, या थर्मोमीटर वही थर्मोमीटर ला करके देना पड़ेगा।
समझ में आया? तो क्या है, तो अगर 400 तक का आ रहा है तो कर लेंगे, 400 से ऊपर आएगा मतलब उसको प्रोसेस को लिखने में, बाकी को रट्टा मार के डाल उसको निकालना। हाँ, इसका मेल्टिंग पॉइंट ये है, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट ये है। बोलो समझ में आएगी चीज? तो इस प्रकार से यह प्रोसेस होना है, के बेस पर करना है बोला था। तो इसमें क्या करना है, एक जन इसको करेगा तो दूसरा उसको करेगा, लेकिन ये है एक को करने देना, ये वाला पोर्सिलिन कप तो एक ही मिलेगा तुमको, ठीक है, उसका काम हो जाएगा, उसको ऐसा स्टोर कर लिए, उसके बाद दूसरा जो है वो काम करना शुरू उसको, समझ में आए? तो इस प्रकार से उसको अल्टरनेट क्रम में करना। इसमें कुछ पूछना हो तो बोलो। इसको वहां पर और करके बताओ पहले आप। नहीं, इसे तो पढ़ के आना बोला तुम्हें, बीएससी लेवल तक करके बताया जाता है, लेकिन रायगढ़ कॉलेज में तो उसको भी नहीं बताया जाता। पढ़ो और करो, ठीक है, समझ में आ गया प्रोसेस? तो ऐसा इसको करो। ये बॉइलिंग साइड का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, देखो तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है उसमें क्या होता है, जो सॉलिड होता है वह लिक्विड में मेल्ट होता है, ठीक है। तो क्या होगा, कुछ टेम्परेचर होता है जिस पर सॉलिड लिक्विड पर मेल्ट हो जाए। जैसे सिंपल सा चीज बता रहा हूं मैं, वाटर अगर देखिए, ठीक है, तो वाटर क्या होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बोलो तो वाटर का बोलो 0 डिग्री। देखो 0 डिग्री होता है, इसमें क्या होगा, 0 डिग्री से जैसे ही कम होगा सॉलिड बनेगा, 0 डिग्री से जैसे ही ज्यादा होगा 0.1 तो यहां से लिक्विड बनेगा, समझ में आया? तो ऐसा ही ग्लूकोज के लिए पॉइंट होगा, ठीक है। मान लो 480 है, 420 है, या जितना भी उसको देख लेना बुक से, तो उस टेम्परेचर के आते तक तुमको देखना है कि हाँ इतने में यह रियल में मेल्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस चीज को कंफर्म करो। क्लियर है ये चीज? बॉइलिंग पॉइंट, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 के नीचे वह कैसा रहेगा, कैसा रहेगा, और 100 के ऊपर यह वेपर, समझ में आया? तो पहले वाटर को ही चेक करके देख लेना, ठीक है, कि वह 0 तो नहीं बता सकते उसमें, फ्रीज है उसमें बता सकते हो, और वो भी फ्रीज में कहीं पे भी मेंशन नहीं रहता है कि 01 सेंटीग्रेड है कि 1 सेंटीग्रेड है, क्लियर है? तो उसका मेल्टिंग पॉइंट तो निकाल नहीं सकते, सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट निकाल सकते हो आसानी से, क्योंकि 100 पर है, 100 पर आसानी से उसमें वेपर दिख जाएगा तुमको, ठीक है। तो ये चीज भी कर सकते हो। तो इस प्रकार से यह प्रोसेस करना, इसका मेल्टिंग करेंगे तो कोई केमिकल नहीं डालना है, जिसका तुम मेल्टिंग पॉइंट ज्ञात करना है उस केमिकल को उसमें डालना है। तो किसका ज्ञात कर रहे हो, नहीं तुम यहाँ पे फाइनल जो निकालोगे ना, यह जो दिया हुआ कंपाउंड है वह कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत ग्लूकोज है। अब उस कैपिलरी ट्यूब पर ग्लूकोज को डालना, अब ग्लूकोज कौन सा, ये वाला नहीं जो दिए हैं वो नहीं, जो अलग से डोर में रहेगा वहां से निकालना फ्रेश वाला ग्लूकोज को, उसको डाल करके उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट चेक। किसको, हाँ इतना आया, उसके बाद मेरे को दिखाओगे, उतने तक रखोगे उसको, उसके बाद थ्रो देगा, उसके बाद फेंक दे देना, ठीक है। और फिलहाल के लिए क्या करना, जो रिजल्ट आते जाएगा उसको फोटो खींच खींच करके रख लेना, क्योंकि मैं कितने समय आऊंगा इसका कोई ठीक नहीं रहता हूँ, उधर पढ़ा रहा हूँ तो उधर पढ़ाते रहूंगा, उधर पढ़ा रहा हूँ तो उधर पढ़ाते, तो उसको फोटो खींच लेना कि ये आया था, समझ में आया? तो ऐसा इसको करना। तो लिक्विड को पहले वाटर में घोलना, फिर लिक्विड बनाना। मिक्सर था, हाँ। मिक्सर को मैं क्या किया, वाटर में घोल दिया,
वाटर में घोला तो उसमें 2 पार्ट थे, उसमें से एक पार्ट जो है वो वाटर में घुल जाएगा, वाटर में घुला है उसको मैं किधर ले लूं, ठीक है, मतलब कंपाउंड ए लिक्विड पार्ट है। दूसरा देखें तो दूसरा नहीं घुला तो ये कंपाउंड बी सॉलिड पार्ट, ठीक है। ऐसे इसको करना है, इसका अलग ट्रीटमेंट होगा, इसका अलग ट्रीटमेंट, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप टेस्ट देखो कहां से मिल जाएगा, तो नेट से सब चीज अवेलेबल खोजे हो। मैं कल देखा था, हाँ। जो कल आप बताए थे कि इसी को लिखना है। ठीक है, तो ये प्रोसेस समझ में आ गया, सोडा एक्सट्रैक्ट कैसे बनेगा, क्यों बनेगा, ये सब चीज आज नहीं बोलोगे तो फिर ठीक है, क्लोज करें। कल क्वांटम केमिस्ट्री, अच्छा इसमें से 10 तारीख वाले और पढ़ना चाह रहे हो कि कैसे इस महाभारत, आज 10 है ना, हाँ, तो जो 6, 7, 5 से शुरू किए थे उनका 10 तक मैनेज कर दिया, तो बाकी लोग आना चाह रहे हैं कि नहीं, और एग्जाम भी नहीं होगा, अप्रैल में लिखा है, अब वही अप्रैल के 14 तारीख के बाद बोला है, 14 अप्रैल के बाद नहीं पढ़ेंगे और हो जाएंगे। तुम लोग का 19 को शुरू होता है और तुम लोग का तो 1 से लगभग चालू हुआ है, तुम्हारा तो अभी शुरू हुआ है 1 तारीख के आसपास, कितने को 19 को 19 तो 19 वाले ये और ये हो गए, अब बाकी सबका 6, 7, 5 से ऐसे शुरू हुआ था, लेकिन 10 उसको मैं मान लिया। 13 12 10 तो पढ़ोगे ना, यस। बाकी लोग कम से कम 10 लोग रहेंगे तो पढ़ेंगे, और 10 से कम हुए तो नहीं पढ़े, ठीक है। तो स्ट्रेंथ जो है वो 10 बनाए रखना होगा, है ना। चलो ठीक है, तो कल देखते हैं क्वांटम केमिस्ट्री। क्वांटम केमिस्ट्री में सेकंड यूनिट बोल रहे थे ना, तो उसको मैं वहां शुरू कर दूं क्या, सेफ्टी को।